अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, जाते जाते वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिल की बातें की हैं। वो कहते हैं कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना दिया जाता है। मैं अगर उनसे मुलाकात करता हूं या कोई भी मीटिंग होती है तो उसका गर्ज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान का मुफाद होता है, और जो राज मेरे दिल में है वो मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के केस पर भी समाअत हुई है जो बगैर किसी नतीजे के इल्तवा का शिकार हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने इसमें रिमार्क्स खासे सख्त दिए हैं। वो कहते हैं कि फौज को पाबंद करेंगे कि गैर आईनी इकदाम ना करे बल्कि अवाम और आइन का दिफा करे। आइन के दिफा से आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क मुझे एक बार याद आ गया है। हम भारत की बात भी करेंगे जिसने कश्मीर में खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 370 और 35A को वहां पर नाफिज किया था, और उसी भारत के साथ हमने अपने टर्म्स को बेहतर करना है, ये कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ना सिर्फ वो बल्कि अमेरिका की तरफ से भी यही मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान और भारत से कि मिल बैठें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। इसकी वजह क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी वज़ीर आज़म साहब की, जिन्होंने बात की है कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने का ताना दिया जाता है। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसा वो आप क्यों कह रहे हैं, या इस तरह की बात सामने कहाँ से आ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ पलट के देखना होगा। आपको याद होगा कि एक पेज मंत्रा का जो सबक है वो कौम ने किन से सीखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये कहा कि ना ही तो जनरल बाजवा जैसा कोई डेमोक्रेट लविंग जर्नैल है, और जनरल साहब ने हमारी हर मुश्किल वक्त में मदद की है, हमें हर मुश्किल वक्त में दूसरे ममालिक से सरमायाकारी ला के दी है, और हर एक चीज़ के ऊपर जो एक पेज मंत्रा का सबक कौम को पढ़ाया जाता था उससे अगर आप डिराइव करें लेसन के उसके बाद क्या हुआ, तो वही जनरल बाजवा साहब थे जिनको पहले गद्दार कहा गया, फिर उसको मीर जाफ़र मीर सादिक के नाम दिए गए। हम तवक्को करते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत इस जनरल साहब के साथ मिल के काम कर रही है उसी तरह की तारीफ़ें हम सुन रहे हैं जनरल साहब की भी कि जी उन्होंने बड़ी मदद की है, उन्होंने IMF का मुआहदा कराने में बहुत मदद की है, उन्होंने सऊदी अरब से UAE से सरमाया ला के देने में बहुत मदद की है। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहे, क्योंकि अगर इस इश्तराक से, अगर इस एक पेज मंत्रा से कौम के मसाइल हल होते हैं तो मेरे ख़्याल से इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये फ़ौज किसी गैर मुल्क की नहीं है, ये कहीं से इंपोर्ट किए गए नहीं हैं, दे आर ऑल पाकिस्तानीज़। और पाकिस्तान की फ़ौज के ज़िम्मे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान आइडियोलॉजी के कस्टोडियन भी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज है। मुझे अच्छी तरह याद है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो उसके आर्टिकल 3 में था कि आर्म्ड फोर्सेस आर कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। और कौन सा आईनी रोल चाहिए जी फ़ौज को? तो ये सब कुछ जो है मिल के अगर आवाम के बहबूद के फ़ैसले करते हैं, अगर आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को इसके ऊपर कतई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वैसे वो डिफेंसिव तो नहीं है, उन्होंने तो कहा कि जनाब मैं मिलता हूँ, हम पहले भी मिलते थे लेकिन हम हमेशा मिले थे आवाम के मफाद के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन पस पर्दा तो बहुत कुछ है और वो सबको मालूम भी है, लेकिन ये नहीं समझ आई कि ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत पेश क्यों आई, और अगर दी है तो फिर क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर किसी का भी ताल्लुक है या होता है या होगा तो फिर क्या वो कोई अच्छी बात नहीं है? नवीद चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ होना कतई तौर पर कोई बुरी बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नाफज है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ अब लोगों के दिमागों में रासख हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो मेन स्टेक होल्डर है वो इस्टेब्लिशमेंट है। बराह रास्त राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से किए जाते हैं, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो पूरी दुनिया में हो गया। तो ये तो चीज़ सामने आ गई। शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छा रहा है शुरू से ही, क्योंकि एक ज़हीन आदमी है। उन्होंने ये हमेशा से अंदाज़ा लगाया कि फ़ौज के साथ अगर बिगाड़ पैदा किया जाए तो उसका नुकसान होता है। इस हवाले से कह लें, ज़ाती तौर पर तो जितना उन्होंने नुकसान उठाया शायद ही किसी ने उठाया हो, लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा मिला? मुशर्रफ दौर में भी रगड़ा लगा, जलावतन भी हुए, बेटा यहाँ था। उसके बाद दोबारा जब बाजवा साहब का दौर आया तो उसके अंदर भी जो कुछ उनके साथ हुआ उनके बेटे के साथ हुआ, बल्कि उनके बच्चियों पर भी पर्चे हुए, अपने भाई के साथ हवालात में भी रहे, सारा कुछ किया उन्होंने। अब मामला ये है कि वो कहते हैं मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि काम होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए।
अब शहबाज शरीफ के साथ ये बहुत बड़ा अलमिया भी है कि एक तरफ लोग उन्हें कोसते हैं ये कह कर कि जी ये तो बड़ी बात मानता है वर्दी वालों की, हर झुक जाता है उनके सामने, और दूसरी जानब ये भी एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से बहुत ज़्यादा चाबकदर शख्सियत है। ये जो पिछला अरसा गुजरा है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए थे जिसकी वजह से उनकी शख्सियत भी जो है मुतासर हुई, लेकिन वो एक बहुत ज़हीन आदमी है, इतने ज़हीन कि खारजा अमूर पर भी उनकी अच्छी खासी गिरफ्त है। जब भी नशिस्त हुई है हम हैरान हुए कि ये वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं है, वहाँ पर भी उनकी गिरफ्त है, कई ज़ुबानें वो जानते हैं, शोहरत है उनकी शोहरत है। मतलब काम करने के हवाले से शहबाज शरीफ बहुत ही, मैं समझता हूँ, परफेक्ट हुक्मरान है। तो आगे उनका एक स्टाइल है कि वो कहते हैं बगाड़ना नहीं है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। अपने भाई के साथ भी उनका ये बार बार एक तनाज़ा तो नहीं कह सकते, इख्तलाफ राय रहा। वो कहते थे कि बना कर चले, तो उन्होंने कहा भाई कितना बना के चले, आपने बना के चले हैं तो आपने देख लिया आपके साथ क्या हुआ है। तो ये बात आपस में होती रही। तो आज जो वजाहत उन्होंने पेश की है, ये चूँकि इल्ज़ाम बार बार लगाया जा रहा था, फिर एक तसल्सल के साथ शायद कोई एग्रीमेंट हो गया है, अगले इलेक्शन में नून लीग आएगी या फौज के बहुत नीचे लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल उस तनाज़र में उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो तरक्याती काम करना है अब, या दोबारा जब भी मौका मिला उसमें एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ हो, जुडिशरी मेरे साथ हो, या कोई और खड़ा हो इदारा, तो मैं वेलकम कहूँगा। सब ये तो वही बात हो गई ना कि जाने वाले क्या आने वाले भी हैं, ये तो एक सवाल है और इसका जवाब तो हमें आम इंतखाबात के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक और सवाल है जावेद साहब, आज एक सवाल बड़ा अनएक्सपेक्टेड सामने आया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जावेद लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक मुमकिन नहीं है, वॉज इट अ प्लान्ड क्वेश्चन? बिल्कुल प्लान्ड क्वेश्चन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से मफरूरी चाहती है। इसमें तो अब इस्टेब्लिश फैक्ट है ये कि वो चाहती नहीं है कि इलेक्शन हो, चाहे आइन सजे जाए या खबे जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अलविदाई मुलाकातें भी तो हो रही हैं। नहीं, मुलाकातें जाने के लिए हो रही हैं ना। अच्छा, तो उसके बाद इलेक्शन की बात हो रही है ना, तो इलेक्शन कब होने वो तो उसके बारे में उनकी राय बड़ी क्लियर है। और प्राइम मिनिस्टर से लेके इनके जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबकी एक ही स्टेटमेंट है। बल्कि मैं तो 50 दफ़ा ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ का जिस दिन जहाज़ पाकिस्तान की तरफ रुख करेगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन होने वाले हैं। बस सादा सा, इसका इतनी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। जहाँ तक अभी आपने पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो रहनुमा मौजूद है जो फ़ौज के साथ मिलकर चलना चाहता है। खुद चलें तो मुल्क के वसीतर मफाद में चलते हैं, कोई और चले तो उसको कहा जाता है कि वो खलाई मखलूक और बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। और इनके लीडर क्या फरमाते हैं कि हमारा मुकाबला उनके साथ है, हम तो पीटीआई को कुछ समझते नहीं है। और ये वही शहबाज शरीफ हैं 1999 में, हिस्ट्री को मैं ज़रा रिपीट कर दूं, कि जो 3 दफ़ा मुफ़ाहमत कर चुके थे जनरल मुशर्रफ के साथ, फ़ौज के साथ, मगर भाई ने नहीं मानी। ये वही शहबाज शरीफ में सिर्फ एक और मिसाल कि जो आज मियाँ साहब 4 साल से लंदन में बैठे हैं, ये मियाँ शहबाज शरीफ की मुफ़ाहमत ही है। तो पॉलिटिकली दोनों भाइयों की एक पॉलिसी है, फ्रेंड एंड फो वाली पॉलिसी, कि भाई ने जब इक़्तिदार में आना है तो उसने पंजे निकालने और छोटे भाई ने बैकडोर से मुफ़ाहमत रखनी है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी पड़ी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अयूब खान लेकर आए थे और फिर उसके बाद क्या हुआ, ज़ियाउल हक को उन्होंने अपॉइंट किया और फिर ज़ियाउल हक ने उनके साथ क्या किया, मोहम्मद खान जुनेजो के साथ क्या हुआ, ये फिर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ IGI बनी। वो पीपल्स पार्टी किसने बनाई? नवाज शरीफ ने बनाई। सो ये लोग इक़्तिदार में जब आना होता है, जो बात है असल करने वाली, इक़्तिदार के लिए इनको पता है कि रावलपिंडी से रास्ता इस्लामाबाद को जाता है। तो इसलिए ये अवाम का रास्ता चुनने की बजाय ये सब झूठ मक्कारी फ्रॉड है कि हम अवाम के वसीतर मफाद में, अगर अवाम का वसीतर मफाद होता तो आज पाकिस्तान की मैशत इस तरह डूब ना रही होती। आज पाकिस्तान की पर कैपिटल इनकम इस पूरे रीजन में तकरीबन सबसे कम है। आज से 5-7 साल पहले आपकी पर कैपिटल इनकम इंडिया, बांग्लादेश और उनके मुकाबले पे थी। आज कोई $8,000 पर इंडिविजुअल पे है, कोई $7,800 पे, और आप $1,500 पे हैं। तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का प्रोपेगेंडा मत करें। बुनियादी तौर पे उनका एक ही पॉइंट है कि उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है,
तो उनको पता है रास्ता ये है, भाई को वापस लाना है, रास्ता ये है, इसके अलावा सर कोई नवाज अवामी शरीफ एजेंडा साहब ने नहीं है। अगर तो आना ही है, उन्हें कोई रोकेगा तो नहीं। अगर क्लीन चिट आ अदालत जाना, दे रही 4 है साल से तो क्यों फिर नहीं आ उसमें रहे? आप क्या 4 कर साल सकते से क्यों हैं? नहीं आ बात रहे? यह है रोकेगा कि कोई नहीं। एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है और उस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए बेहतर है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ये कह दिया है कि वो सियासत से दूर है, तो जो इंप्रेशन उसका पहले आवाम के ऊपर मौजूद था वो अपने इंप्रेशन को दोबारा से बिल्डअप कर रही है और सियासत से खुद को दूर रख रही है, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी हम एक ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे और बात करनी है सिविलियन ट्रायल की जो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है उसके हवाले से। केस पर समाअत हुई है, कहां तक पहुंची है, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस है और इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम फौज को पाबंद करेंगे कि कोई भी गैर आईनी काम ना करे, लेकिन जहां तक उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इसी केस के ऊपर खुद नोटिस ले लें, तो फिर उनकी जानिब से कहा गया कि अब ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। लेकिन हमें तो वो भी याद आता है जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला था तो उस पर हुक्म इम्तना उसके बिल बनने से पहले ही ले लिया गया था, लेकिन जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला आता है तो फिर हाथ बंधे। असल वजह क्या है नवीद चौधरी साहब, बता सकते हैं आप? जी, असल वजह हक़ाइक़ का अदराक है। उस वक्त देखें कि एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, दिमाग आपका कहीं और है, दिल कहीं और है। जिस वक्त फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमा लगाया जाना था तो दरख्वास्त गुजारों ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नहीं छुपाया, मतलब हौसले बड़े बुलंद थे उनके और उसको स्ट्राइक डाउन करना चाह रहे थे। कहा भी, ये तो इंप्रेशन जो कुछ लतीफ़ खोसा साहब वगैरह के कह रहे थे या एतजाज़ साहब कह रहे थे तो पता लग रहा था कि इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। बाद में समातें चलती जा रही हैं तो हम भी देख रहे थे कि देखेंगे कैसे स्ट्राइक डाउन करते हैं। आज यानी कि एतजाज़ साहब ने पूरी तकरीर भी अंदर झाड़ दी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर भी कुछ ज़्यादा असर नहीं लिया। एक मौके पर एतजाज़ साहब ने यह भी कह दिया कि जी फ़ौज का काम था कि उस दिन हम हमला करने वालों को गोलियाँ मारती, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा ये आपको ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुन के, फ़ौज ने तो अमल का मुजाहरा किया। अच्छा, साथ ही कह रहे हैं फ़ौज को गैरानी काम नहीं करने देंगे, यानी कि ये इंप्रेशन भी है कि फ़ौज को गैरानी काम कर रही है। बात यह है कि 9 मई तक भी हौसला बुलंद था, 10 मई तक भी हौसला बुलंद था, ये घूम फिर के मामला वहीं पर आएगा। अब फैसला देने में ताख़ीर की जा रही है, लटकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी आज खुद नोटिस लेना मेरा इख्तियार नहीं रहा। ये वैसे बना कब है कानून, कुछ स्टे वगैरह खारिज हो गए इसके वाले से, कुछ हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि होगा रहा अदालतों के अंदर। यानी कि अपना ही जो बयान है वो उसकी बाद में तरदीद कर देते हैं। गैर आइनी काम से रोकना है, सुप्रीम कोर्ट ने हर इदारे को रोकना है, मैं ये तो कुछ अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस खुद गैर आइनी काम करे तो उसको किसने रोकना है, ये भी तो हमें देखना है ना। वहाँ भी कोई तरीक़ेकार है, कोई चीज़ मौजूद है। फ़ौजी अदालतों का मामला आपके सामने आ गया। अगर अदालती निज़ाम इतना मुस्तहकम होता और अदालतें मेरिट पर काम कर रही होती तो ये दिन देखना पड़ता। कल भी इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। आज आपने देखा कि रावलपिंडी बेंच के जो एक जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब, उन्होंने शहरयार अफरीदी को रिहा किया, वो दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को चलने दो। भी कैसे चलने दो? आइन रीरेड कर दिया आपने। सारी जो पंगेबाजी थी वो इसी तरह से तो हुई है कि आपने यकीनी बनाया जुडिशरी ने कि हुकूमत चल ना पाए, उसके लिए चाहे आइन रीरेड करना पड़ जाए। ये पंजाब में जो हुकूमत तब्दील की गई थी ये किस लिए की गई थी? ये आईनी अमल था। यानी कि कमाल हो गया है कि 63 को दोबारा रीराइट कर दिया, रीराइट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जीएचक्यू पे जो ऐलान करके हमला करने जा रहे हैं उनकी बेलें हो रही हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब ये हमारे आर्डर नहीं माने जा रहे। तो आप हिम्मत करें, जब आपने इतना स्टैंड ले लिया है, हम ख्याल जजेस भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं तो बाकी जजेस की फेवर में भी नहीं हूँ। भाई अतर मिनुल्लाह साहब ने को कम फेवर दी है, हर बात पे बेल, हर बात पे बेल। आज जैसे ये अफरीदी को देख लें, उनके पास केस गया है तो उन्होंने कहा जी मैं सुन ही नहीं रहा उसको, कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होगी, ऐसी केस है। अच्छे जज हैं, अतर मिनुल्लाह भी अच्छे जज हैं, लेकिन बात यह है कि जो जज सामने आके जिस तरह से फेस करके फैसला देता है कानून के मुताबिक, वो किसने देना है? सही। हम ख्याल जजों की हद तक भी महदूद नहीं है। तो ये सारा बहरान जुडिशरी ने तो पैदा किया है और अब कह रहे हैं कि जी हम गैर मुअय्यना मुद्दत के मुलतवी कर रहे हैं। भाई कल परसों फैसला दें। एतजाज़ साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं तो उनकी देख रहा हूँ कि तबीयत खराब हो रही है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आपने बुलाया भी था, गुफ्तगू की थी, किसी किस्म के दर्द में मुब्तला है। हाँ जी, दर्द में मुब्तला है, तो ये आपको जजमेंट देनी चाहिए, फैसला देना चाहिए। सर, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी, एतजाज़ हसन साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जावेद साहब क्या कहते हैं, क्या वजह है? क्या कोई कंफ्यूजन मौजूद है बीच में? कंफ्यूजन तो पता नहीं है या नहीं है,
लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से, तो आप एक चीज़ नोट करें कि जमहूरियत भी एक्सपोज हो गई है। जमहूरियत के नाम पे जो पार्शल्ला चल रहा है उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जमहूरियत किधर खड़ी है। फैशिज्म भी कह सकते हैं, जो हमने 9 मई को देखा। बहरहाल 9 मई को कह लें या आगे पीछे जितना कुछ हो रहा है, लोगों को 10-10 बेलों के बाद 12वीं बेल पे भी पकड़ा जाता है, 200-200 मुकदमात किए जाते हैं, तो ये फाशिज्म ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 9 मई के बाद फाशिज्म ही हो रहा है। तो उसके अलावा जिस तरह पार्लियामेंट एक्सपोज हुई और पिछले 24 घंटों में जिस तरह कोई 70 के करीब बिल पास किए गए हैं और पार्लियामेंटेरियन खुद परेशान है, ये आ कहाँ से रहे हैं या जा कहाँ से रहे हैं, आसमान से उतर रहे हैं या ज़मीन से निकल रहे हैं। इस तरह तो बिल पास हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट भी आपकी एक्सपोज हो गई कि उसके पल्ले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आपका आइन एक्सपोज हो गया, आइन की आपने धज्जी उड़ा दी, 90 दिन में इलेक्शन ना करवा कर आइन तो उधर ही ख़त्म हो गया। फिर आपकी जुडिशरी भी एक्सपोज हो गई कि आपने हम ख्याल डिवाइड हो गई ना, हम ख्याल भी बन गए, मुखालफ भी बन गए, एक पार्लियामेंट के सपोर्टर बन गए और एक पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ हो गए, और अवाम बीच में रुलती गई और अवाम भी एक्सपोज हो गई, इकोनॉमी भी एक्सपोज हो गई, लोगों के बुरे हाल हो गए, और आज भी आज और सबके इंटरेस्ट सामने आ गए ना, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। और उसका हाल ये देखो कि 9 मई जैसा वाक़या जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में स्याह धब्बा है कि हालात इस हद तक पहुँचे कि आपकी फौजी इंस्टॉलेशन पर भी लोग चढ़ दौड़े, चाहे वो जमहूरी लोग थे चाहे वो शरपसंद थे। और बदकिस्मती ये है कि आज हम गुड टू सी यू से लेके पता नहीं क्या कुछ हुआ। आज हम ये कह रहे हैं कि फौज के साथ चलना बहुत बहुत अच्छी बात है, कल इसी को आप खलाई मखलूक कहते थे। तो इसलिए ये गुड टू सी यू हो, खलाई मखलूक हो, ये पूरी पाकिस्तान की सियासत लेके हर चीज मुनाफकत पे भरी पड़ी है, झूठ पे भरी पड़ी है, इसमें कहीं आपको सच नजर नहीं आएगा। इसीलिए तो आज पाकिस्तान का ये हाल है। और आर्मी जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात है, मैं ये समझता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल आईनी तरीकाकार है, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे, लेकिन इसकी आड़ में किसी सियासी कारकुन को जो इन्वॉल्व नहीं था उसको नहीं ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे और उनमें नंबर भी कम से कम होना चाहिए, ताकि जो खलिश है जो कौम की और फौज की वो खलिश नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, आपने जस्टिस मुनीब अख्तर की स्टेटमेंट भी सुनी होगी। वो कहते हैं कि सिविलियन का फौजी अदालत में जो ट्रायल है वो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट जो है आज की सारी प्रोसीडिंग में वो यही है। उन्होंने 2-3 बातें जो फरमाई हैं, पहले मैं वो रिपीट कर दूं अपने नाज़रीन के लिए। जस्टिस मुनीब साहब ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। और इससे ज़्यादा खौफनाक बात उन्होंने ये की कि बुनियादी इंसानी कानून साज़ों, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उसके हवाले से कानून साज़ों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ सकते। माशाअल्लाह, क्या शान बेनियाजी है कि अदालत में बैठ के वो पार्लियामेंट की ऐसी तैसी कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं कि नहीं, ये कानून तुमने नहीं बनाने, ये हम बनाएंगे। आप अंदाज़ा करें ज़रा जजों की कमाल का कि वो किस हद तक रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इन्हें ये मुतवाज़ी निज़ाम जो नज़र आया है, ये मिलिट्री कोर्ट्स तो बनी थी 1952 में। उसके बाद किस किस कद काट के चीफ जस्टिस नहीं आए, वो सारे बेवकूफ़ थे क्या? उनको ये मुतवाज़ी निज़ाम नज़र नहीं आया जो इनको नज़र आ रहा है, इसलिए कि इनके पेट में दर्द किसी और के लिए है। ये जो जुडिशल एक्टिविज़म का आगाज़ हुआ था इफ्तिखार चौधरी के दौर से, और फिर वो साकिब निसार से होता हुआ जस्टिस गुलजार, जस्टिस कोसा, और अब बंदयाल साहब तक पहुंचा हुआ है। खुदा के वास्ते इस कौम पर रहम करें, खुदा के लिए ऐसी नज़ीरें ना छोड़ें जो दुनिया में कहीं नहीं होती। जो कुछ 9 मई को हुआ है ये दुनिया की बनाना रिपब्लिक में नहीं हुआ कभी। अमेरिका की वाहद मिसाल हमारे सामने जब ये हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो इसी तरह के एक्टिविस्ट थे उन्होंने किया था। हाल देख लें ज़रा क्या हुआ। प्रेसिडेंट साहब 3 दफ़ा इंडाइट हो चुके हैं और उनके 200 के करीब लोगों को 18 से 20-20 साल की सजाएं हुई हैं। ये होता है मुआशरा।
ये आपका काम नहीं है कानून साजी करना, ना आपका काम है आर्टिकल 63A को दोबारा रीराइट करके हुकूमत किसी की झोली में डाल देना। यहाँ मामला कुछ और है कि अदालत शायद कुछ मोहतात हो गई है, इस केस का फैसला जो नहीं सुना है और उसे गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया है, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, एहतियात बरत रही है अदालत। लेकिन जो लोग तवक्को कर रहे थे कि इस पर फैसला आ जाएगा, उनको खासी इस पर मायूसी का सामना करना पड़ा है। हम चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे और बात करेंगे कि अमरीका क्या मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान और भारत से। साथ रहिए। वेलकम बैक। 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों के साथ किया, क्या उसके बाद भी भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा या नहीं, यह ख़ुद में एक सवाल है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़ाकरात की पेशकश ज़रूर कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, भारत को भी और पाकिस्तान को भी, कि आप लोग मुज़ाकरात करें, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो जहाँ पूरी दुनिया के क़वानीन मौजूद हों, UN का चार्टर हो, भारत का अपना आइन हो, उसकी खिलाफ वर्जी करके वो वहाँ पर अपने आइन की, अपने कानून की धज्जियाँ खुद उड़ा रहा हो और उसके बाद वो उसी चीज़ पर आकर टेबल टॉक भी करने को तैयार हो जाए, तो ये किस तरह हो सकता है? बुखारी साहब, मैं तो चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। यकीनी तौर पर जो दो एक्ट थे, आर्टिकल 372 और आर्टिकल 35A, ये कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान के आइन में शामिल किए गए थे। इनको रिवोक किया है मोदी ने और वो स्टेटस जो था स्पेशल, वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर वो कभी बात करने के लिए आमादा नहीं होगा मोदी। मैं आपको शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका की तरफ से बयान दिया जाना कि जी ठीक है, दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बातचीत करें, वो रिस्पॉन्स है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उस ऑफ़र का जो उन्होंने भारत को की है कि आप आइए, मुज़ाकरात के ज़रिए हम तमाम मसाइल का हल करते हैं। लेकिन एक प्री कंडीशन है, वो ये कि कश्मीर का इशू जो है वो सबसे पहले एड्रेस होगा। ये भारत की छेड़ है। भारत कम से कम 5 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल से भाग चुका है, चाहे वो यानी खटमांडू था, चाहे वो आगरा था। अगर आपको याद हो तो एग्रीमेंट वाज ऑलमोस्ट साइंड, ड्राफ्ट दोनों तरफ से ओके होके सिर्फ सिग्नेचर के लिए गया था। आपने देखा कि यानी उस सूरत हाल से भारत का भाग जाना जो है वो इस बात की दलील है कि भारत कभी भी कश्मीर के हवाले से संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए आमादा नहीं होगा। वो भारत ये चाहता है आप हमसे ट्रेड कर लें, भारत ये चाहता है कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे आके दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कॉरिडोर मुहैया करें ताकि अफ़गानिस्तान तक हिंदुस्तान के गुड्स जा सके। ये सब वो करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के ऊपर आने के लिए वो तैयार नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है कि आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और अब ये लेटेस्ट ऑफ़र जो है इसको मोदी सरकार को चाहिए कि वो इसको संजीदगी से लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत अब इलेक्शन के करीब पहुंच गया हुआ है और इलेक्शन हमेशा हर पार्टी ने जीता है एंटी पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर। तो मुझे तो रत्ती भर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि इसके ऊपर भारत की तरफ से आमादगी मिलेगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमें साबका PTI के चीफ ने आके मुलाकात के बाद ट्रंप से बताया था कि ट्रंप साहब जो हैं उसमें यानी सालस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फिर किधर गई वो सालसी और किधर गया वो सब कुछ, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट को बता दिया गया था कि हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये है सूरत हाल। लेकिन अगर जैसा कि बुखारी साहब आप कह रहे हैं कि भारत इंतखाबात के करीब पहुंच गया, तो फिर शायद यही वजह होगी जो उन्होंने चंद रोज़ पहले हरियाणा में मस्जिद को आग लगा दी, इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया, उनके साथ वहाँ पर 2 और लोग थे, उनको भी टारगेट किलिंग करके मार दिया, और 6 और मुसलमान थे वहाँ पर, उनको भी अगले रोज़ ये इंसिडेंट पेश आया। तो भारत के अंदर तो माइनॉरिटीज़ महफूज हैं ही नहीं, और ये तो शायद उनके मंशूर का हिस्सा है कि आपने एंटी मुस्लिम जो है एक्टिविटीज़ वो जारी और सारी रखनी है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है इन सब के बावजूद अगर वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि वी हैव टू डू द टेबल टॉक, देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? क्या आप बताएंगे? मेरा ख्याल ये टाइम नहीं है कि इस तरह की बातचीत की बात करना अपनी कमज़ोरी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत का एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि जब तक आर्टिकल 35A और 370 ख़त्म नहीं हो जाता उस वक़्त तक हम बातचीत नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था। आज मेरे मोहतरम किबला प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक ये बात कर दी, और कोई नई बात भी नहीं है। नई बात होती तो शायद मैं समझता कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी में कोई नई चीज़ हो रही है।
इससे पहले पिछले 20 साल में और बल्कि उससे भी पहले बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है। हमेशा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सामने आते हैं जब कहीं ना कहीं रास्ता निकल रहा होता है। आज आपके जो BCCI के चेयरमैन हैं, जो उधर के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, उनकी भी स्टेटमेंटें देख लें, वो तो आपके साथ क्रिकेट तक नहीं खेलना चाहते और किस तरह आपने मेहनत तरला करके उनको लेकर आए हैं। और ये भी आप बात तय हो गई कि आप इंडिया में खेलेंगे। हमारी तरफ से जवाब है हम तो न्यूट्रल ग्राउंड में, और आप एशिया कप के होस्ट कर रहे हैं और आपको 2 या 4 मैच मिले। सो आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो, तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। क्यों? कि आप अपने अंदरूनी हालात तो देखो। सबसे पहले आप किसी के से बातचीत पे लाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो। आज मोदी सरकार के 76 बयान हैं जो आपके खिलाफ हैं कि हम बात किससे करें। वो बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में ऐसे बयान दे के हम अपनी कमज़ोरी और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपने जो पिछली हुकूमतें थी जिस सिचुएशन में थे, आज आप उस सिचुएशन में नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कश्मीर पे अगर आपने बातचीत करनी है या रास्ता निकालना है तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर अगले से मत्था लगाओ। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 रिस्टोर कर दे हिंदुस्तान, तो बातचीत हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन इसमें हम अमेरिका का स्टेक भी तो देखते हैं ना। वो क्यों ये चाह रहा है कि ये दोनों ममालिक मिलकर बैठे बात करें, और अगर चाह भी रहा है तो महज खाली बात ही क्यों कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहा, जबकि इम्प्लीमेंट करवाने की पोजीशन में भी है, इख्तियार भी रखता है। आपको क्या लगता है नवीद साहब? देखिए, अमेरिका ने तो बार बार यही कहा है कि हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, साल से हम नहीं कराएंगे। अच्छा, क्योंकि भारत नहीं मानता था। लेकिन ये जो इशू है, इसमें बुनियादी बातें सिर्फ 2 हैं। 1947 से लेकर 2019 के दरमियान कितना फ़र्क है? तो आया इंडिया को ये जरूरत कैसे हो गई कि उसने वो स्टेप ले लिया जो 1947 से लेकर 2023 तक वो नहीं ले सका? कुछ वजह तो थी ना उसकी, उसको तलाश करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हमारी क्या तैयारी थी, हमने इस मामले को कैसे उछालना था? ये हवा में हुआ है, हवा में नहीं हुआ। सिर्फ मैं 1 मिनट आपका लूँगा जी। मोदी के मंशूर में था कि मैं कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी है उसे ख़त्म कर दूंगा, ऐलान किया उसने। उसकी इलेक्शन स्पीचेस थी। वो वहाँ कैंपेन पे गया तो उसने वहाँ जाके देखा कि UN ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ये क्यों है? उसने कहा जी ये तो 47 से, इनको उठा दो इनको। हम जैसे साफियों ने उसको शोर मचाया है कि ये को बहुत बड़ी गेम होने जा रही है, ये ख्याल करें ये कैसे हो सकता है। इस पर कोई बोला भी नहीं, उसने निकाल दिया। और उसके बाद अल्टीमेट क्या हुआ कि ये हमारा एक पेज जो है वो अमेरिका जाता है, उसके बाद कश्मीर के हवाले से हमें खुशखबरी सुनाई जाती है, और खुशखबरी क्या निकलती है? ये निकलती है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमने मुज़ाहरत की कोशिश तक नहीं की, वो तो उन्होंने नहीं सुना। सही, हम तो लगे हुए थे। ठीक। तो ये जो भी बयान आ रहा है, ये बयान है करवायती सा बयान है। ठीक है, रूटीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब, जावेद साहब और सलीम बुखारी साहब। बात यही है, हम ये नहीं भूल सकते कि भारत ने किस तरह से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया, वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया, नौजवानों को गिरफ्तार किया, वहाँ पर सियासी इंजीनियरिंग की है, गैर कानूनी आबादियों का क़याम वहाँ पर किया है। कश्मीर में जो इलेक्शंस के लिए अपने लिए पोजीशंस फेवरेबल बनाने की कोशिश की है। ऑल दीज पॉइंट्स आर अनएक्सेप्टेबल। भारत को वहाँ पर जो गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए हैं उनको वापस उनकी असल पोजीशन में बहाल करना होगा। उसी के बाद टेबल पर बैठेंगे, कोई बात होगी। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।